नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से आप स्वतंत्रता, समानता, न्याय इन सब से संबंधित जो है नोट्स देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, तो यहाँ ऊपर आप आई बटन में चले जाइए और इन वीडियोस को आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए। इसी जो है पथ पर हम लोग आज पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म, साथ ही साथ इसमें हम लोग सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और साथ में हम लोग राजनीतिक विकास को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण नोट्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से बहुत ज़्यादा नोट्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें केवल शामिल करी गई हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पंथ निरपेक्ष के बारे में। आइए यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है ना, संविधान में बाद में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कहाँ जोड़ा गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है, कह रहा है दोस्तों, किस भाग में मिलता है पंथ निरपेक्ष शब्दावली। तो दोस्तों मौलिक अधिकार में जो है व्याख्या 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कहाँ पर मिलता है, किस भाग में मिलता है, तो यह मौलिक अधिकार में मिलता है, तो उसको बताना है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार मिलता है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, है ना। मूल संविधान में यह नहीं था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मूल संविधान में यह नहीं था, कौन सा, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है मूल संविधान में नहीं था। और इसका जो है आपको देखेंगे, इसको मौलिक अधिकारों में जो है पंथ निरपेक्ष की बात करता है, जहाँ पर किसी को भी किसी भी पंथ या धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है कहाँ, भारत की प्रस्तावना में। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले ही आपको नोट्स में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मैंने प्रश्न पूछा था वो यहीं पर बता दिया मैंने। ठीक, दो चार बातें हैं, इनकी याद रखना है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का अर्थ पूछ रहा है। तो अर्थ क्या होगा कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अब अच्छा आर्टिकल बता दीजिएगा आप कि किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको जो है आपको देखने को मिलता है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जो है देखने को मिलती है। मतलब पंथ निरपेक्ष शब्दावली नहीं, इसका जो क्या है कहेंगे कि एप्लीकेशन है, वह कहाँ देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या है, हर धर्म को समान सुरक्षा प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सही है। तथा धर्म के आधार पर किसी से कोई पक्षपात नहीं होगा, होता है या होगा। ठीक है, तो ये सब कहाँ है, ये सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना के बाद यह मौलिक अधिकारों में परिलक्षित है, और किस आर्टिकल में परिलक्षित है, किस आर्टिकल में यह दिखता है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा, वह सबसे प्रमुख कारण क्या है जिससे भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है दोस्तों। तो क्या है कि राजनीति से धर्म को अलग रखा गया है ना, राजनीति को धर्म से अलग रखा गया है, धर्म और राजनीति को जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ये सब किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है बात। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण था वो तीनों चारों। अब आइए नागरिकता के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एलटी ग्रेड वगैरह, जीआईसी जीडीसी, और अभी जो एग्जाम्स हुए हैं बड़ा ही कहीं कहीं क्वेश्चन उठा लेता है। पहला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो दोस्तों जन्म स्थान के द्वारा बन सकता है, पहली बात तो। उद्भव के द्वारा बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा यहाँ का नागरिक बन सकता है, राष्ट्रीयकरण के द्वारा बन सकता है, और राज्य क्षेत्र के मिल जाने पर बन सकता है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि निम्न कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं कि नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय में सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय में प्रदान करती है। ठीक है, सही बात है। लोकतांत्रिक समाज में नागरिकता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में क्या है, नागरिकता को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, ये भी ठीक है। मताधिकार का प्रयोग किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिक होने के अनिवार्य शर्त है, यह भी ठीक है। आज अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्र केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने उनके राज्य क्षेत्र के अंदर ही जन्म लिया हो। बिल्कुल सही है, आज ऐसे ही चल रहा है कि जो व्यक्ति वहाँ पर जन्मा होगा उसी को जो है क्या करेंगे, नागरिकता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो यह सभी कथन क्या हैं, ठीक है, राइट है। आगे आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र सारे नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और उन्हें समान अधिकार दिए जाना चाहिए, सही है। व्यक्तियों को विश्व का नागरिक समझा जाना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, दोनों कथन ठीक है। अगला देखिएगा कि कोई व्यक्ति नागरिकता से वंचित होगा यदि वह क्या होगा, कोई व्यक्ति नागरिकता से कब वंचित होगा, जब वह विदेश राज्य में राजनीतिक शरण ले ले। ठीक है, मतलब कि वहाँ का निवासी हो जाए या राजनीतिक शरण ले लेगा तो वो क्या होगा, यहाँ के मतलब कि किसी राज्य से जो है नागरिकता से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, प्रजा होने की धारणा के विपरीत नागरिकता की धारणा आधारित है। तो दोस्तों कहाँ पर, अधिकारों में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत नागरिकता की धारणा को मुख्य भूमिका प्रदान करता है, तो दोस्तों गणतंत्रवाद। ठीक है ना, नागरिकता की धारणा को मुख्य भूमिका कौन सा सिद्धांत प्रदान करता है, तो गणतंत्रवाद। तो कोई राज्य अगर गणतंत्र नहीं है तो वो नागरिकता देने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक है ना, नागरिकता वो स्वयं, किसी का स्वयं का अस्तित्व कब होगा, किसी राज्य का स्वयं का अस्तित्व कब होता है, स्वयं का अस्तित्व तभी होगा जब वह का क्या हो, गणतंत्र हो। ठीक है ना, गणतंत्र हो। गणतंत्र का मतलब है कि वह बाहरी तथा किसी राज्य, गणतंत्र कब होता है कि जब वह बाहरी और आंतरिक जितनी भी बातें हैं, समस्याएं हैं, हर एक चीज़ का निर्णय कौन लेता है, अब राज्य स्वयं लेता है, तब वह जो है क्या होता है, गणतंत्र कहलाता है। जैसे कि कौन, भारत। भारत एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, उसके पहले क्या था, गुलाम था, और नहीं, उसके पहले उपनिवेश था, है ना। गणतंत्र के पहले क्या था गणतंत्र के पहले क्या था, गणतंत्र के पहले था उपनिवेश। ठीक है ना, उपनिवेश था। किसके उपनिवेशी थे हम जो है इंग्लैंड के उपनिवेशी थे। उपनिवेशी का मतलब समझते हैं ना, इंग्लैंड के उपनिवेशी थे। उपनिवेशी का मतलब होता है कि राज्य चलेगा लेकिन उसके जो नियम कानून होंगे या उस पर जो शासन करेगा वह दूसरा कोई करता है, तो वह उपनिवेश कहलाता है। तो वह इंग्लैंड था। ठीक है, फिर मतलब कि ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद जो है, या ब्रिटेन लिखेंगे यहाँ, इंग्लैंड क्या, ब्रिटेन लिखिए, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है ब्रिटेन के हम लोग उपनिवेशी थे। उससे पहले क्या थे, गुलाम थे। ठीक है ना, तो ये होगी एक बात। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, देश आज़ाद तो 1945 में ही हो गया था, है ना। 15 अगस्त 1947 को जो है 1947 को जो है आज़ाद हो गया था। बट क्या है कि जो गणतंत्र है 47 के बाद भी क्या था कि जो शासन की प्रक्रिया थी वह जो है क्या है, ब्रिटेन के द्वारा ही चलाई जा रही थी। क्यों, क्योंकि जो है आज़ाद होने के बाद भी तुरंत ही सारे निर्णय लेने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमारे लोग के पास अधिकार ही नहीं थे, कोई मतलब कोई एक मतलब रूल नहीं था, या कहेंगे कि कोई गाइडलाइन नहीं थी एक तरीके से। तो उसको बनाने में जो भी समय लगा, तब 1950 में क्या होता है, हमारा देश में गणतंत्रता लागू होती है। इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है ना। 26 जनवरी को आप क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि अब हम क्या हैं, अब हम बाह्य और आंतरिक
दोनों तरीके से अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने राज्य के बारे में निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये बात। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया ना कि कौन सा सिद्धांत नागरिकता की धारणा को मुख्य भूमिका से प्रदान करता है, तो वो होता है गणतंत्रवाद। अगला देखिएगा, द्वैध नागरिकता की अवधारणा अस्तित्व रखती है कहाँ पर, मतलब जो है दो नागरिकता प्रदान की जाती है, तो दोस्तों वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पूछा जाता है ये। आगे है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो दोस्तों 1949 में नागरिकता का प्रावधान 1949 में लागू हुआ। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक विकास को। किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है दोस्तों, तो वो है मैक्स वेबर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिएगा, सही कथन है। देखिए, द्वितीय अभिकथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई देश स्वतंत्र हो गए। सही है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मतलब जिसके उपनिवेशी थे या जिसके अंडर में थे, जिसके दबाव में थे, वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं होने के कारण वो क्या हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बाद में जो है क्या हुए, वो सब स्वतंत्र हो गए, अपने आप को स्वतंत्र किया उन्होंने। ठीक है, तो वो दक्षिणी अफ्रीकी एशियाई जो है राष्ट्र थे ढेर सारे। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, अभिकथन और कारण भी ठीक है। अगला, किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा और जिसमें मूल्यों एवं विलक्षणों एक सम्मिलित समुच्चय होगा। दोस्तों यह आधुनिकीकरण का सिद्धांत है। हालांकि ये आपके में पूछता नहीं, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम में ये बहुलता से पूछता है। आगे देखिएगा। एक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। किसने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय विकास की परिस्थितियां प्रदान करता है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और यह कहते हैं कौन, डुअर्जर महोदय। ठीक है ना, कौन कहता है, डुअर्जर महोदय। अगला देखिएगा, विकासशील समाजों में प्रजातंत्र को लेकर मुख्य समस्या क्या है, तो विकासशील समाजों में प्रजातंत्र को लेकर मुख्य समस्या है कि कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ठीक है ना, कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे जब ही समझ में आएगा, है ना। अगला, जे.एस. मिल के अनुसार जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण क्या था। जनतंत्र मतलब लोकतंत्र का प्रथम सद्गुण क्या था, तो जे.एस. मिल के अनुसार व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, कौन, जनतंत्र। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। कौन सा तत्व कल्याणकारी राज्य के प्राप्ति में बाधक होता है, इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है, तो दोस्तों जनसंख्या का आधिक्य, मतलब जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो राज्य जो है, अब सपोज मान लीजिए इंडिया ही है, इंडिया में यदि मान लीजिए कि 1 लाख जो है लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, यदि 1 लाख नागरिक हैं, तो 1 लाख के लिए राज्य जो है बहुत ही अच्छे से उनका भरण पोषण वगैरह वगैरह, रोजगार वगैरह देने में सक्षम हो सकता है, बहुत अच्छी तरीके से उनको कार्य दे सकता है, हर तरीके से उनका विकास डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यही 1 लाख की जगह अगर ये 90 लाख व्यक्ति हो जाए तो क्या हुआ, सोर्सेज उतने ही हैं राज्य के पास, हालांकि कुछ सोर्स बढ़ाएगा भी, तो हो सकता है 1 लाख के बजाय वो क्या करेगा, वो जो है कम से कम 50 लाख लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया करा सकता है। लेकिन क्या सबको करवा पाएगा, नहीं। राज्य का जो है क्राइटेरिया इतना बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास ज़मीन भी उतनी है, उसके पास जितनी सुविधाएं हैं वो भी उतनी है। धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है अपने आप को भी, लेकिन उस स्तर पर नहीं आ पा रहा है कि वह 90 के 90 लाख लोगों को जो है रोजगार दे सके, सारी चीज़ें मुहैया करवा सके। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही होता है कि वह ज़रूरतमंद सभी व्यक्तियों को क्या करे, ज़रूरतमंद क्या,
कि विधिक समझ समानता सभी की है, तो सभी के लिए जो है ज़रूरी आवश्यकताओं जो उनकी है उनको पहुँच उन तक बनाए, ताकि वो जो है अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सकें। तो जनसंख्या का आधिक्य। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्रता व समानता दो आधार स्तंभ हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास क्या हो सकता है, स्वतंत्रता व समानता के आधार पे ही हो सकता है। अब यहाँ पर कई जो है स्टेटमेंट्स दिया होगा, उसमें से ये ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं है, अधिकार का विषय है। ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह आशीर्वादम का है, याद रखिएगा, पूछ लेता है। एलटी ग्रेड तो निकल गया है, लेकिन अभी जो एग्जाम्स आएंगे उसमें ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं को व्यवस्था करता है, तो यह TW टेड के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, और आज हम लोगों ने देखा पंथ निरपेक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, फिर नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, राजनीतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, इससे पहले भी कई वीडियो हैं, उसको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नोट्स के नाम से डला होगा। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस नोट्स के नाम से एक जो है बना हुआ है, तो आप उस पर जा कर के देख लीजिए सारी वीडियोस, अब लास्ट में दिख भी जाएगा, लगा भी दूंगा मैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।